तो बस हुआ, सबसे पहले विरोध अपने घर से झेलना पड़ा। और जब वो इन सब चीज़ों को तैयार करने के बाद जब गुरुदेव का बिहार हो रहा था तेंदुखेड़ा से कौनी जी के लिए, उस वक्त बीच बिहार में आया, सन 2016 की बात है ये। बीच हम सब बिहार कर रहे थे गुरुदेव के साथ। उस दिन काफ़ी गर्मी थी। वो पूरा अपना डेपुटेशन लेकर के वो आया था और उसने महाराजों से कहा, हम भी वहीं थे, बोले महाराज बस एक बार गुरु जी के चर्चा करा दो। तीसरी बार हम आए हैं, 2 बार हम यूँ ही असफल चले गए, सिर्फ दर्शन मात्र हो पाए, इस बार चर्चा करा दो। हमने कहा ऐसे, हमने कहा भाई अभी बिहार का मौसम समय है, गर्मी बहुत है, ऐसे में चर्चा कहाँ। और उस दिन 16 किलोमीटर का बिहार था, दोपहर का। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, थकावट सबको थी। सबसे पहले हमारे पास आके, हम लोग के पास आके बोला, बोले महाराज सुबह से लेकर शाम हो गई है, सब लोग जाने का कह रहे हैं, प्लीज़ इस बार बात हो जाए। हमने कहा कैसी कौन सी बात करना है? तो उसने बताया, बोले महाराज हम ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं। वो सैंपल लेकर के आया था, 4-5 प्रकार के चावल जो आज आप किसी भी ज़िले में देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे टाइप के वो चावल। गेहूँ, कपली गेहूँ, आपके धान के एक बाल के एक कण में तो एक गेहूँ निकलता है, वहाँ पर एक में 2 निकलते हैं। देखे आपने कभी? खाने तो बहुत दूर की बात, देखे नहीं होंगे अभी आपने। हल्दी देखने में ऐसी लगे बाहर से छिपटी जैसी है, लकड़ी जैसी है, लेकिन जब पीसो उसकी सुगंधी, उसका कलर ऐसा है कि केसर भी मात खा जाए। ऐसी हल्दी उगारा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से। और ऐसी कई सारी चीज़ें। खांड लेकर के आया वो खांड। उस समय 2016 में उसकी कीमत, उसकी कास्टिंग लागत पड़ती थी 80 रुपये किलो। ये सब चीज़ लेकर आया। बोले महाराज मैं गुरुदेव को बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, वो इसमें काफ़ी संघर्ष मुझे करना पड़ रहा है। दूसरों से करूँ तो करूँ, मुझे अपने घर में संघर्ष करना पड़ रहा है। उसने एक वाकया सुनाया। बोले महाराज मैंने सोचा कम से कम मेरे घर के लोग तो इन जैविक खेती से तैयार हुए चीज़ों का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। बाकी चीज़ें तो करने लग गए थे, लेकिन खांड के बारे में, अरे पीली खांड होती है, मैं नहीं डालूंगी। उसकी माँ स्वयं बोलती ले जा यहाँ से, एक तो महंगी है। उस समय जब बाजार में 25-30 रुपये किलो शक्कर मिलती थी, कौन खांड 80 रुपये किलो खरीदे? लेकिन जब गुणवत्ता मालूम हो तो 30 और 80 का अंतर भी कोई नहीं होता। लेकिन जब गुणवत्ता व्यक्ति नहीं पहचानता तो फिर दान में भी वो व्यापारी बन करके आता है, हमें कितना करना है और कितना नहीं करना है। महाराज बीच में आप दान घुसेड़ देते हो। ये घुसेड़ना हम समझते हो, ये उन्हीं की बुद्धि का निकला हुआ शब्द है घुसेड़ना, जिनकी बुद्धि में अभी कुछ घुसा हुआ है। और जो घुसे हुए बुद्धि में कचरे को बाहर निकाल चुके हैं, वो ये कहते हैं महाराज कैसी भी करके आप दान की बात तो बीच में ले ही आया करो, क्योंकि इसी के माध्यम से हमने जो किया है उसमें हमारे लिए स्वाभिमान जागृत होने का मौका मिलता है। तो दान की बात को हम घुसेड़ें कि शामिल करें? क्यों अच्छा लगता है आपको? सबको अच्छा लगने लग गया है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान है बता रही सबको अच्छी लग रही है। बस आने में थोड़ा सा समय बाकी है, आएंगे, हमें विश्वास है सब आएंगे। तो बस बोले महाराज घर में ये शक्ल करना पड़ा ना, क्या हो गया? बोले महाराज मैंने कहा माँ से, माँ ये शक्कर जो है ना जहर है, और अमृत में तैयार कर रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ, और हमारे घर में उपयोग नहीं हो रहा है खांड के रूप में। तो बोले ये पीली होती है महंगी, हम नहीं उपयोग करेंगे। तो एक बार मैंने क्या किया, बोले महाराज 5-7 दिन से शक्कर लाने की मांग शुरू हो जाती। आपके घर में होता ना, डिब्बे में पूरा भरा हो तो भी कहते हैं खत्म हो गई। ये लोग भी जानते हैं 7 दिन बाद पूरी कर देंगे, और ये भी जानते हैं 7 दिन बाद पूरी होनी है। डिमांड लग जाती है 7 दिन पहले से, होता कि नहीं होता? तो एक बार जब डिमांड नोट लग गया तो मैंने पूरा नहीं किया। अल्टीमेटम होने के बाद भी पूरा नहीं किया। अब जब बिल्कुल डिब्बा खनखनाने लगा, कुछ नहीं बचा, तो मैंने उस डिब्बे में जाकर के खांड भर दी। माँ ने पूछा क्यों शक्कर नहीं आई? अब वो भूल गया। अब मैं क्या, वो खांड रखी, कर ले एक बार, कर ले देख तो ले। मजबूरन जब शक्कर नहीं थी घर में तो खांड का उपयोग किया। उसके बाद जो उसने जो भी मीठा पदार्थ बनाया होगा, चाय दूध मिठाई जो भी है, और उसका जब स्वाद चखा तो माँ ने संकल्प कर लिया अब घर में यदि कोई भी मिठाई और मीठा पदार्थ बनेगा तो इसी खांड के द्वारा बनेगा।
हाँ, जिसको परिश्रम की खांड एक बार चस्का लग जाता है, फिर वो शक्कर की जहर से अपने आप बच जाता है। ठीक ऐसा ही जिसको दान का खांड मिठास पैदा करने लग जाता है, वो बचने के शक्कर से, जहर से अपने आप को बचाने लग जाता है। कुछ लोग बचना चाह रहे हैं अभी, लेकिन एक चस्का मात्र लगा देना, और जिसको खांड का स्वाद लग गया है, वो एक आध बार नाक पकड़ के उनके मुख में खांड का दाना रख देना, वो भी उतने ही लजीज अपने आप को पाएंगे जितने लजीज तुम अपने आप को समझ रहे हो। क्यों? तुम लोग अपना प्रभाव बता नहीं पा रहे हो ढंग से। महाराज हम कैसे बताएं? ज्यादा नहीं बताना, पुण्यानुभूति भी करो तो ठाट बाट के साथ करो, और संकल्प भरो तो भी सीना तान के भरो, अपने आप तुम्हारा खांड उन तक पहुंच जाएगा। तो बस ऐसा हो गया। फिर हमने कहा भाई बात तो ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, परिश्रम कर रहे, महाराज प्लीज। अब उसकी इतनी मेहनत को देख कर हमें भी लगा कि 3 साल में 3 बार आ गया और तीसरी बार भी अस्पताल जाने का कगार पर है। हमने कहा भाई देखो, जहाँ तक तुम अपना डेपुटेशन लेकर के आए हो, लोगों को लेकर के आए हो, उनका ही टिकट है तो उनको जाने दो, हम तुम्हारी बात कराने की कोशिश करेंगे सुबह सुबह। आज तो हम चूँकि गुरु जी को इतना थके हुए आए हैं, और तुम्हारा 2-5 मिनट में काम तो बनने वाला नहीं, समय लगेगा व्यवस्थित समझने के लिए, हम कल करा सकते हैं। ठीक है, वो बात मान के रुक गया। कुछ लोग रुके, उसके साथ बाकी सब चले गए। अगले दिन जब सुबह सुबह गुरु जी के सामने उसको प्रस्तुत किया गया, तो गुरु जी ने जैसी उसकी बात शुरुआत, चूंकि जब व्यक्ति कुछ पवित्र कार्य करता है ना, तो उसका तेज, उसका ऑरा अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, जैसे कि आप लोग का हो गया है। हाँ, आप लोग को देख करके हम बोलते हैं, कुछ पढ़ के नहीं बोलते, सब कुछ रखे नहीं रहता है यहाँ पर। बस आपका चेहरा जितना दमकता जाता है, उतने ही हमारे शब्द चमकते चले जाते हैं। और आपका चेहरा तब दमकता है जब आप अपने उद्देश्य के मामले में अंदर से बहुत हर्षित होते चले जाते हैं, उत्साहित होते चले जाते हैं। फिर हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं, तुम्हारा माथा पढ़ना है, बोलना है। तो बस जब ऐसा हुआ, सुबह जब गुरुदेव के सामने जब प्रस्तुत किया, तो गुरु जी उस नौजवान की, उस चेहरे की चमक को देख करके समझ जाना प्रारंभ किए। और जब उसकी बातें सुनी गुरुदेव ने, तो 1 घंटा सुबह दिया गुरुदेव ने, फिर बोले थोड़ा सा बाद में फिर देखेंगे। 1 घंटा दोपहर में दिया सामायिक के बाद, और 1 घंटा शाम को दिया भक्ति के बाद। 3 घंटे उसको एक दिन में मिल गए। उसके 3 बार जो 3 साल में आया, सब कुछ वसूल हो गया एक बार में ही। और गुरुदेव ने उसके इस प्रयोग को और उन्नति देने के लिए कई चीजें और बताई। आज वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार करता है जैविक फार्मिंग के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। उसने उस समय ये बताया, कई अन्य गुरुओं ने भी हमारे लिए हायर करने की कोशिश की कि तुम ये काम मेरे लिए करो, लेकिन मैंने ठान रखा था जिसके दिल में और जिसके हृदय के सिंहासन पर इस युग के सबसे बड़े गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्थान है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए प्रतीक्षा करेगा, भले ही जीवन समाप्त हो जाए। और उस प्रतीक्षा का परिणाम रहा कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हो चुका है। उस व्यक्ति की हम बात बताने जा रहे हैं, पूरी अभी नहीं करेंगे हम। उसके जब शादी की बात आई, जब ये सब कुछ होने लगा, तो जब उद्देश्य निर्मल होता है तो पुण्य बढ़ता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो पुण्य के माध्यम से ही सुविधाएं और जीवन साथी आपके योग्य मिलता है। और उसी के हूबहू उद्देश्य को सपोर्ट करने वाली और कोई नॉन जैन नहीं, जैन युवती उसको मिली जो उसके लिए सपोर्ट करती है। और आज जब वो 5-7 साल हो चुके हैं उनके लिए ग्रस्त बने हुए, जब वो 2.5 साल का बच्चा लेकर के आए थे पुरपुरा, उन्होंने कहा महाराज जी ये बच्चा 2.5 साल का है और मैंने संकल्प कर लिया है मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगा। सुन रहे हो? जो बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़ने के पश्चात और एक बड़ी कंपनी की नौकरी करता था, उसने अपने बच्चे के साथ ये अन्याय कैसे कर लिया कि स्कूल नहीं भेजेगा? आप तो यही कहोगे ना, अन्याय कर रहा है, अनपढ़ बनाएगा। अन्याय तुमने किया है कि उसने, भगवान जाने। तुमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाया और अपने घर से पलायन करना सिखा दिया। उसने अपने बच्चे को पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन बच्चे के प्रति ये भावना और बच्चे के मन में अपने माता पिता की भावना भर दी
कि तुम्हारा असली स्वर्ग, असली कॉलेज, असली नॉलेज माता पिता की सेवा है, जो तुम्हें हम घर में ही दे दें। लेकिन महाराज अभी ये 2.5 साल का है, स्कूल तो जाएगा ही नहीं, लेकिन इस बच्चे को किसी भी खेत के सामने से निकाल दो और खेत में अभी अंकुर भी मात्र फूटे ना हो, फूटने वाले हों, तो वो फूटने वाले अंकुरों को देख करके पहचान जाता है कि ये किस बीज का अंकुर है। सुन रहे हो? तुम्हारे सामने फसल सामने आ जाए, बीज सामने आ जाए, और दाल यदि 10-5 रखी हो तो तुम इतना ही जानोगे काली दाल और पीली दाल। ना तुम जानते ना तुम्हारे बच्चे जानते कि मूंग की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, क्या जानते हो? इतना ही जानते काली दाल और पीली दाल, तभी तो काली पीली करते रहते हो। लेकिन उस 2.5 साल के बच्चे में अंकुर को देख करके ये प्रतिभा आ गई कि किस बीज का अंकुर है। अब बताओ, जब बच्चा अंकुरित हुआ है, उसकी प्रतिभा लहलहाने लगी है, तो जब उसकी उम्र लहलहाएगी तो उसकी प्रतिभा कौन से परवान चढ़ेगी, आप सोच सकते हो। अब ये हुआ, गुरुदेव ने उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई। आज वो इस हद तक पहुंच गया है कि जैविक खेती के बारे में किसी को भी यदि समझना हो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के समझने वाले भी उससे हिदायत लेने आते हैं। तो फिर आप लोगों के पास यदि खेती पड़ी हो, जमीन पड़ी हो, उसमें तुम केमिकल फार्मिंग करके उस खेती को बंजर करने में लगे हो, उस जमीन से और अपनी जमीन से थोड़ा सा यदि न्याय कर पाओ तो जैविक खेती कैसे की जाती है और उससे अमृत कैसे तैयार किए जाते हैं तुम सीख सकते हो। आप चाहो तो उसका भी कॉन्टेक्ट हम आपको बता सकते हैं, लेकिन पहले संकल्प करना पड़ेगा, तो अपनी खेती को बंजर होने से बचाओगे। क्योंकि ये खेती को बंजर करने का भी जो दंश भेजा है, उन्हीं अंग्रेजों ने भेजा है जो सन 47 के पहले तुम्हारे भीतर गुलामी के बीज बो रहे थे। इनकी बुद्धि बंजर हो जाए, इनकी खेती बंजर हो जाए, इनके संस्कार बंजर हो जाएं, फिर हमें इन पर राज करने नहीं पड़ेगा, ये हमारे दास तो हमेशा बने रहेंगे। इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज थी जो 47 के पहले थी तो तुम्हारे लिए गुलाम मानी जाती थी, और आज तुम 47 के बाद पैदा हो, अपने आप को आजाद मान रहे हो। किन चीजों में अंतर आ गया? जब एक एक करके कानूनों के माध्यम से तुम्हारी संपदाओं को, तुम्हारे संस्कारों को ध्वस्त किया गया, एक कानून और आया। सुनना चाहोगे आप लोग? अपने अतीत के गौरव को याद करो और आज वर्तमान के पतन को भी तुम याद करो। कैसे कानूनों के माध्यम से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गौरव को नष्ट करने का दंश भेजा गया। एक कानून और आया, वन संरक्षण अधिनियम, और दूसरा वन अधिनियम। सुन रहे हो? और यदि आप लोगों के बच्चों में से कोई बच्चे फॉरेस्ट विभाग में हों तो इनको इन संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम का पालन करना पड़ता है। इन वन अधिनियम को जो आजादी के पहले बनाए थे अंग्रेजों ने, आज तक हूबहू ढोए जा रहे हैं। क्योंकि संविधान जो बना है वो संविधान भारत की आबोहवा और वातावरण के हिसाब से कितना बना है और कितना अंग्रेजों की कॉपी किया गया है, ये तो आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। इस वन संरक्षण अधिनियम के तहत लकड़ी काटना गैर कानूनी है, अपराध है, क्राइम है। तो किसी लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देख लिया जाए और यदि कुछ मिलता ना हो तो फिर क्या होता है उसको पता है। लेकिन इसी वन अधिनियम के तहत, वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक बहुत बड़ी कंपनी जो सिगरेट बनाने वाली है, जिसका नाम आप जानते होंगे, हम लेना नहीं चाहते, उस कंपनी के कई सारे ब्रांड निकलते हैं, कई सारे ब्रांड निकलते हैं। उस कंपनी को जो आजादी के पहले से भारत में पैर जमाए हुए है, आज तक जमाई हुई है, उस कंपनी को प्रति वर्ष करोड़ों पेड़ काटने की खुली छूट है। सुन रहे हो? काय के लिए? सिगरेट का पेपर बनाने के लिए और सिगरेट का रैपर बनाने के लिए। जो कागज लगता है वो पेड़ों के माध्यम से ही तैयार होता है। उस कंपनी को
हम यदि आंकड़ा मिस कर रहे हो तो 1400 करोड़ या 14 करोड़, जो भी हो सकता है, 14 तो पक्का है, 14 करोड़ या 1400 करोड़ पेड़ काटने की हर वर्ष छूट है। अब एक दृष्टांत हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक लकड़हारिन, जहां पर वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाता था, उस क्षेत्र में लकड़ी काटती हुई पाई गई और उस पर केस दर्ज हो गया। लकड़ी काय के लिए? चूल्हा जलाने के लिए नहीं, अपने पेट में जलती हुई आग को बुझाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है, उसके लिए उस पर केस दर्ज हो गया। अब केस दर्ज यदि हो गया है तो अपने केस को जीतने के लिए वकील लगाना कैसे संभव है? अरे जो अपनी किस्मत पे कील टुकी है उसको निकालने के लिए वकील कहाँ से लगा सकती है? सुन रहे हो? कोई बुरा मत मानना, मैं आज की शिक्षा व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था के बारे में चंद बातें आपके सामने बानगी रख रहा हूं। केस पहुंच गया हाई कोर्ट तक। पहली बात तो आप पूछोगे ये केस नीचे से इतने ऊपर पहुंच कैसे गया? हो सकता है जो भी रहा हो, हाई कोर्ट तक पहुंचा, सेशन कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंच गया? एक कानून की व्यवस्था थी, कैसे वो या तो सीधा सीधा उसी कोर्ट में पहुंचा होगा, क्योंकि एक क्राइम उसी कोर्ट में लिया जाता होगा, पहुंच गया। उसके पास कोई वकील नहीं है, स्वयं को पैरवी करनी थी। और जब पैरवी होने के पश्चात सजा का दिन आया, अंतिम बहस चल रही थी, उस वक्त एक अनपढ़ लकड़हारिन ने आपकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ी समीक्षा कर डाली। जब जज साहब ने पूछा क्यों तुम गैर कानूनन लकड़ी काट रही थी? बोले जी जज साहब, काट रही थी। तुम्हें मालूम नहीं है कि अपराध है? बोले मालूम तो होता तब जब कर्म का अपराध की सजा मैं नहीं पा रही होती तो। क्या मतलब? मतलब सिर्फ ये, मतलब सिर्फ ये कि यदि सिगरेट के पेपर को बनाने के लिए करोड़ों पेड़ काटने की छूट यदि कानून ने दे रखी है, अब इसमें उस कानून के नेता के सामने मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, यदि पेट की आग बुझाने के लिए लकड़ी की आग ना जलाऊं तो क्या चूल्हे में अपने दोनों हाथ जलाऊं?